Hello friends, welcome to Abipedia powered by Abhimanyu IS. This is Ramesh, faculty Abhimanyu IS, and today we are going to discuss the current affairs of the fourth week of the month September. Fourth week सितंबर का जो लास्ट मंथ वीक था उसका उसके रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, वो सारे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज जो करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत ही जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द इकोनॉमी सेक्शन ऑल्सो एंड फ्रॉम द एनवायरमेंट सेक्शन ऑल्सो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स मेंस में आता ही आता है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सिलेबस। तो आपको इसके ऊपर एक थरो स्टडी चाहिए और पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, तभी जाके आप इस क्वेश्चंस को अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाओगे इन ऑर्डर टू सिक्योर या इन ऑर्डर टू फेच अ हैंडसम मार्क्स इन दी मेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि कौन से सेक्शन से आज कितने कितने टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं। इकोनॉमी सेक्शन से 1, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट से 3, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से 3। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आज हम पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा और प्लीज ट्राई टू फोकस। इकोनॉमी से रिलेटेड जो है, न्यू पॉलिसी फॉर इंडस्ट्रियल जॉब्स टू द लोकल्स, हरियाणा गवर्नमेंट ने एक न्यू पॉलिसी डिवाइस की है। ठीक है, और जो पॉलिसी डिवाइस की है that is specially skewed towards or targeted towards the MSMEs and providing employment opportunities in the MSME sectors। और जिसके कारण MSME को बूस्ट मिले तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है, स्टेट की मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, और स्टेट की मैन्युफैक्चरिंग जब बढ़ेगी तो वो हमारे नेशनल जो GDP है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में उसके इफेक्ट देखने को मिलेंगी। और ये जो हम पॉलिसी आज पढ़ेंगे, ये पॉलिसी डायरेक्टली रिलेटेड टू दी आत्मनिर्भर पॉलिसी डिवाइस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द लॉकडाउन के टाइम पीरियड पे जो आत्मनिर्भर पॉलिसी आई थी, आत्मनिर्भर भारत जो स्कीम लेके आई थी प्रेजेंट द इनकम्बेंट गवर्नमेंट, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसके फोकस्ड एरियाज क्या हैं और क्या क्या चीज़ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस इज ऑन ग्रोथ ऑफ MSMEs, आत्मनिर्भर भारत कैंपेन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मेनली जो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी होगी ये MSME सेक्टर को टारगेट करेगी। ठीक है, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि MSME जो जॉब्स हम प्रोवाइड करते हैं, जो जॉब्स होती हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर में, लोग तो एम्प्लॉयड हैं जिसके कारण वहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, लेकिन MSME सेक्टर में उसके बाद सबसे ज़्यादा लोग रिक्रूटेड होते हैं। बेसिकली वो इनफॉर्मल सेक्टर में होते हैं, उसे फिर धीरे धीरे मूव किया जाता है MSME सेक्टर की तरफ में और उसे फिर फॉर्मलाइज किया जाता है। तो ये जो पॉलिसी लेके आई है हरियाणा गवर्नमेंट, इट्स मेनली डेडिकेटेड टुवर्ड्स दी MSME सेक्टर, उसके MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए और MSME सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, ताकि वो स्टेट GDP पे एंड स्पेशली नेशनल GDP पे मैन्युफैक्चरिंग की जो टारगेट है, जैसे गवर्नमेंट की टारगेट है कि मैन्युफैक्चरिंग GDP में 25% तक लेके आनी है। आज हम 16% पे हैं, 16% 17% होता है और काफ़ी टाइम से इतना चलता आ रहा है। और गवर्नमेंट ने टारगेट किया था, इस पॉलिसी के तहत एक पॉलिसी बनाई थी गवर्नमेंट ने, टारगेट किया था कि GDP की 25% जो है वो हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेके आएंगे 25% टू दी GDP रेशियो की जब हम बात करें। जैसे कि आपको पता है कि सर्विसेज सेक्टर में 54-55% GDP जो कंट्रीब्यूशन होती है वो सर्विस सेक्टर से होती है, 16-17% एग्रीकल्चर सेक्टर से होती है, फिर 17-18% फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 25% तक पहुंचाना है इन रिलेशन टू द GDP, उसके लिए ये सारे पॉलिसी डिवाइस की जा रही है। और ये जो न्यू पॉलिसी लेके आई है हरियाणा गवर्नमेंट, इट इज़ मेनली टारगेटेड टूवर्ड द MSMEs, और MSMEs के थ्रू ही वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाएगी, MSMEs को बढ़ावा दिया जाएगा और वहीं पे जो हरियाणा के लोकलाइट्स हैं उनको, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएगी। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है कि कुछ साल पहले ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा की जो रैंकिंग है वो बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद इस साल उसकी जो रैंकिंग है वो थोड़ी डेटीरियरेट हुई है, थोड़ी नीचे आई है, डिसप्लीमेटेड। ठीक है, तो उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा कि किस तरह से वो अपनी प्रीवियस पोजीशन को सिक्योर किया जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग निकलती है। ठीक है, अब ये है क्या
देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। द स्टेट गवर्नमेंट वांटेड टू एंश्योर दैट एवरी एंटरप्रेन्योर was registered with the state government on a single platform. The Haryana Udyam Memorandum Portal had been launched recently. जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें रजिस्टर करना पड़ेगा कहाँ पे? एक प्लेटफॉर्म डिवाइस किया गया है, हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम, एक पोर्टल बनाया गया है, गवर्नमेंट पोर्टल है, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद ही फिर आप उस सेक्टर में अपनी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं या फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। द गवर्नमेंट ऑल्सो has collected focus on providing employment opportunities to the people of the state. ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया टारगेटेड अप्रोच फॉलो किया जाएगा, एमएसएमईज को बढ़ावा दिया जाएगा और एमएसएमईज के अंदर ही जॉब अपॉर्चुनिटीज या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हरियाणा के लोकलाइट्स के लिए क्रिएट की जाएंगी। ठीक है, फॉर दिस द यूथ ऑफ द स्टेट वुड बी इंपॉर्टेंट स्किल्स टू मीट द ग्रोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज फॉर ट्रेन्ड मैन पावर। जैसे कि आपको पता है हमारे कंट्री में स्किल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी इशू है। एम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं तो स्किल डेवलपमेंट बहुत बड़ी इशू है। स्किल डेवलपमेंट इन सेंस, फॉर इंस्टेंस लोग आते हैं जैसे रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में आ रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो वो क्या होता है कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके पास स्किल नहीं होता और वो फिर मैनुअल वर्कर्स बन के रह जाते हैं, लेबरर्स बन के रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास स्किल नहीं होता। तो उनको स्किल भी प्रोवाइड की जाएगी, जो भी स्किल्स प्रोवाइड की जाएगी उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, पर पर्सन जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बढ़े, इफेक्टिवनेस बढ़े, और उसके बाद जो आउटपुट होगा, प्रोडक्टिविटी होगी, उस पर बढ़ावा देखने को मिलेगा, तो फिर ही जाके जीडीपी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ पे फोकस किया गया है। और एक चीज़ जो मैंने आपको बताया था, आत्मनिर्भर भारत, जिसके बारे में अभी हम चल रहे हैं, सेल्फ रिलायंस इंडिया। अभी रिसेंटली हुआ क्या है, ये देखिए, ये स्कीम को लाने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये हो गई थी कि चाइना के साथ जब इंडिया की ट्रेड कंपैरिजन होती है, व्हेन यू पुट इन जुक्सटापोजिशन द ट्रेड एनालिसिस ऑफ इंडिया एंड चाइना, तो चाइना बहुत ही ज़्यादा ट्रेड सरप्लस है हमसे, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हम छोटी से छोटी चीज़ भी, फ्रॉम क्रैकर्स टू दियाज, एवरीथिंग, जो हमारे देश में अगर उसकी प्रोडक्टिविटी हो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो, तो हम बहुत सारे एरियाज़ को कवर अप कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ा सकते हैं और वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इससे इकॉनमी को एक बूस्ट मिलेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और इन सब चीज़ों की वजह से चाइना हमारे साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड सरप्लस में रहता है, हम बहुत ज़्यादा डेफिसिट में रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए ये आत्मनिर्भर भारत लेके आया गया था, क्योंकि इसकी आवश्यकता अब देखने को मिल रही थी गवर्नमेंट को कि हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा सरप्लस हो रही है और ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए सरप्लस हो रही है जिसकी रिक्वायरमेंट हमारे कंट्री में है और हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और इससे हमारी इकॉनमी को बूस्ट मिलेगी। तो फिर ये पॉलिसी डिवाइस की गई थी मेनली, इसके रीजंस और भी हैं लेकिन मेनली अब सेल्फ रिलायंस इंडिया जो है, इसके पिलर्स हैं। पिलर्स देख सकते हैं, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम मतलब टेक्नोलॉजी, डेमोग्राफी और डिमांड, 5 इसके पिलर्स हैं। कि इकोनॉमी क्वांटम जंप्स नॉट इंक्रीमेंटल चेंजेस। ठीक है, क्वांट जंप करना है, बढ़ाना है, बूस्ट करना है मैन्युफैक्चरिंग को, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, उसके बाद टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम लेके आना है। ठीक है, ताकि टाइम कंज्यूमिंग कम हो। डेमोग्राफी जो है हमारी, जैसे कि हमारी पॉपुलेशन की बात करें, डेमोग्राफिक हम डिविडेंड एक स्टेट है और वह वाइब्रेंट भी है, तो उसका बेनिफिट, मैक्सिमम बेनिफिट कैसे रीप किया जाए। और उसके बाद डिमांड, जो डिमांड है हमारी इकोनॉमी की अपनी एक डिमांड है, उसको भी फुलफिल करना है और जो डिमांड क्रिएट होती है उसके लिए भी सप्लाई चेन डेवलप करना है। तो ये आत्मनिर्भर भारत या सेल्फ रिलायंट इंडिया की मिशन है, ये 5 पिलर्स है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।
अब चलिए हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, या नेक्स्ट टॉपिक जो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट सेक्शन से है। फ्रॉम ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट सेक्शन, फार्मर्स टू गेट फाइनेंशियल हेल्प टू मैनेज क्रॉप रेसिड्यू। अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि आपको पता है स्टबल बर्निंग इज़ अ वेरी बिग इशू इन पंजाब एंड हरियाणा, बहुत बड़ी इशू है। जैसे कि अब खरीफ क्रॉप की सीजन खत्म हो जाती है, उसके हार्वेस्टिंग के बाद तुरंत ही कुछ दिन में ही फील्ड्स को क्लियर किया जाता है, और फिर रबी सीजन की जो वीट की जो क्रॉपिंग होती है उसकी तैयारी की जाती है। तो उससे पहले क्या करते हैं, जल्दीबाजी में लोगों के पास ऑप्शंस नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, अपने फील्ड्स को बर्न कर देते हैं, स्ट्रॉ है उसको बर्न कर जला देते हैं, जिसके कारण एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है, उससे नुकसान है। एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा अनसस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ती है, ठीक है, टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फिर पीएम जो पर्टिकुलेट मैटर्स हम जिसकी बात करते हैं उसकी तादाद या एनवायरनमेंट में कंस्टिट्यूएंट बढ़ जाती है वो, तो जिसके कारण प्रॉब्लम होता है। और फिर ठंडी के टाइम पे आती है तो फिर वो स्मॉग क्रिएट करती है, एंड दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द हेल्थ ऑफ द पीपल। और आज के कारण आपको जैसा पता है कोविड का सिचुएशन चल रहा है, तो ऐसी अगर सिचुएशन हो जाए तो कोविड का असर आपको पता है लंग्स पे है, तो ऐसी इन्वायरमेंट अगर होगी, एयर जब इम्प्योर होगा तो लोग इससे ज़्यादा इफेक्ट होंगे, ठीक है। तो इसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया, एक पॉलिसी डिवाइस की कि स्टबल बर्निंग जो फार्मर्स मिनिमम कर रहे हैं या ना के बराबर कर रहे हैं या एफर्ट्स दिखा रहे हैं, उनको फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी, जिसके पास नहीं है उनको भी दी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे हैं गरीब हैं, तो वो ट्रैक्टर्स जो आते हैं, मैकेनाइज्ड ट्रैक्टर्स जो आते हैं मैनेज करने वाली, स्ट्रॉ मैनेजिंग वाली, वो सब अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो गवर्नमेंट को कुछ हेल्प प्रोवाइड करना चाहिए, और साथ में कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लेना चाहिए। मतलब कि कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी यहाँ पे फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है, कि हाँ कैरेट ठीक है, आपको कंपनसेशन दे रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, लेकिन साथ में स्टिक पॉलिसी भी है। अगर आप नहीं करते हैं, इसके अलावा भी नहीं सुन रहे हमारी बात, तो फिर हम आपके लिए एक स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेंगे। एक्शन मतलब क्या, कि अब जैसे एमएसपीज मिलती है क्रॉप के लिए, फिर वो आपको नहीं मिलेगी अगर आप जो भी डायरेक्टिव्स हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, नर्म और गर्म दोनों, ठीक है। तो यहां पे हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया, रेड, येलो, ऑरेंज और ग्रीन जोन्स में डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड किए हैं। सबसे ज्यादा जहां पे स्टबल बर्निंग हो रही है उसे रेड जोन, उससे कम येलो और ऑरेंज, या फिर जो मिनिमम है ना के बराबर है वहां पे ग्रीन जोन। इस तरह से डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो डिवाइड जब किया गया तो रेड जोन में 675 डिस्ट्रिक्ट्स आई, 332 इन द रेड जोन, 675 इन द येलो जोन, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया गया। ग्रीन जोन में डिस्ट्रिक्ट्स है ही नहीं, मतलब स्टबल बर्निंग हर जगह हो रही है। द गवर्नमेंट हैज आल्सो डिवाइस्ड to provide financial assistance to all the farmers who had applied for agricultural implements under the crop residue management system. The total assistance of rupees 155 crore at the rate of 50% would be given. A comprehensive plan to tune to the crore has been approved for crop residue. तो इसे मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। कुछ दिन पहले हमने भी एक आर्टिकल पढ़ा था, तो स्टेबल बर्निंग के ऊपर हमने चीज़ें पढ़ी थी, और हम देखेंगे कि स्टेबल बर्निंग एक्चुअली में है क्या। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब खरीफ सीजन जब खत्म होती है, हार्वेस्टिंग के बाद बहुत कम टाइम रहता है, तो कम टाइम में ही फील्ड्स को क्लियर करना पड़ता है। क्लियर करने के बाद ताकि फिर रबी सीजन की जब क्रॉपिंग होगी, जैसे वीट वगैरह की क्रॉपिंग होगी, तो उसके लिए फील्ड्स क्लियर चाहिए। तो जल्दीबाजी में लोग क्या करते हैं कि जो फील्ड्स में जो भी रेसिड्यूज होते हैं, क्रॉप रेसिड्यूज, उनको बर्न कर देते हैं, जिसके कारण बर्न करने के कारण बहुत सारा टॉक्सिसिटी एनवायरनमेंट में बढ़ जाती है, जिसके कारण ह्यूमन हेल्थ को बहुत ही नुकसान है। और खास करके इस टाइम पे ये पैंडेमिक, जो कोविड पैंडेमिक के सिचुएशन में, तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। इट विल अग्रेवेट टोटली, इट विल डू द वर्क ऑफ द कैटलिस्ट का काम कर देंगे वो, और भी फिर लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी। तो इसके लिए इस तरह से डिवाइस किया गया है और बोला गया है कि इस जोन में डिवाइड किया जाएगा। अगर आप नहीं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी फॉलो की जाएगी, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, आप माने हमारी बात को, और अगर नहीं मानेंगे तो उसके अलावा फिर हम स्टिक पॉलिसी भी अपनाएंगे, मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेंगे। अब आपको जो पीडीएफ मैंने यहां प्रोवाइड की है, जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ के अंदर में न्यूज में क्यों है ये तो मैंने आपको बताया, क्या है एक्चुअली में स्टबल बर्निंग, व्हाट इज द मेन इशू, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू द मेन इश्यूज। अब स्टबल बर्निंग क्या है, किस कंटेक्स्ट में, इसके फायदे भी कुछ हैं, कुछ नुकसान बहुत ज़्यादा है।
फ़ायदे भी हैं, ठीक है, लेकिन वो फ़ायदा हम कंसिडर नहीं कर सकते जब हम नुकसान की बात करते हैं, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली इम्पैक्टिंग द एनवायरनमेंट एंड द हेल्थ ऑफ द पीपल। तो इसके लिए स्ट्रिक्ट पॉलिसी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो इस पीडीएफ के अंदर में हमने, आप जब पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो आपको वहाँ पे सारे कंटेंट्स मिल जाएंगे आपको पढ़ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ फ्रॉम द प्रीलिम्स एज वेल एज द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। मेंस में तो डायरेक्टली आपको लिखना पड़ेगा, सोल्यूशंस देना पड़ेगा, 10 मार्कर, 15 मार्कर, 20 मार्कर, क्या पता आपको एसेज में भी लिखना पड़ जाए, टॉपिक में आ जाए, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के अंदर में ये बहुत बड़ी इशू है, ठीक है। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल, क्रॉप लॉस ड्यू टू वाइटली, क्रॉप लॉस ड्यू टू वाइटली, ये आप देख सकते हैं, वाइटली पेस्ट है एक। तो रिसेंटली करंट अफेयर से रिलेट करके पूछा जा सकता है वाइटली के बारे में, क्या है नहीं है, या कौन से डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड हुए थे वाइटली से। वाइटली बेसिकली इज अ पेस्ट। रिसेंटली अभी हिसार, जैन और कुछ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सर्वे किया गया। तो सर्वे करने के बाद ये पता चला कि वहाँ के जो कॉटन कल्टिवेशन है उस पर वाइटली जो पेस्ट है उसके कारण क्रॉप लॉसेस हुए हैं। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसके बारे में हमने एक आर्टिकल इससे पहले वाले सेशन में डिस्कस की थी, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर ये जो क्रॉप लॉसेस हुए हैं उसे कंसिडर नहीं किया जा रहा है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो दिस इज द इशू, हाउ दिस वाइटली पेस्ट इज रिलेटेड टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उसका मेन मोटिव यही है, व्हाट दैट इज अ पर्पस बिहाइंड दैट, कि लोग अगर अपने आप इंश्योर करते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत, तो वहाँ पे क्रॉप लॉसेस जो होती हैं पेस्ट के कारण या फिर किसी भी एडवर्स वेदर कंडीशन के कारण, तो क्रॉप डैमेजेस या क्रॉप लॉसेस की जो होती है कंपनसेशन वो प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे वैसे देखने को नहीं मिल रहा है, एंड दैट इज वाई दिस हैज बीन एन न्यूज़। तो ये पेस्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पेस्ट वाइटली या फिर इससे रिलेटेड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, क्वार्टर फार्मर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हैज फेल्ड एज नो कंपेंसेशन। क्रॉप लॉस तो हुई है, अब जो लोग इसके अंदर इंश्योर्ड है, जिन लोगों ने ये फसल बीमा अंदर फसल बीमा योजना जिन लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है, जो इंश्योरेंस भर रहे हैं, उनको यहाँ पे कंपनसेशन नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इसके लिए ये न्यूज़ पे आ गई है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आजकल हरियाणा के अंदर ये दूसरी बार आर्टिकल आ चुकी है 2 हफ्ते में, कि हाँ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हरियाणा के अंदर नहीं हो रही है और वहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सीएजी की रिपोर्ट आई है। सीएजी की रिपोर्ट क्या कहती है कि नेचुरल कंजर्वेशन जोन इन एनसीआर इज श्रिंकिंग। अब नेचुरल कंजर्वेशन जोन क्या है, देखिए एनसीआर जो रीजन है, नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन 3 स्टेट के अंदर आती है, हरियाणा, यूपी और राजस्थान, और सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट आती है वो हरियाणा के अंदर आती हैं। उसके बाद देखिएगा 14 डिस्ट्रिक्ट्स अंडर हरियाणा, 8 डिस्ट्रिक्ट्स अंडर यूपी एंड 2 अंडर राजस्थान, जो एनसीआर रीजन के अंदर आती है, नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर आती है। तो जो नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर, हरियाणा के अंदर जो रीजन आ रही है, सीएजी की रिपोर्ट ये कहती है कि वो जो नेशनल कैपिटल रीजन, रीजनल प्लान बनाया गया था, हर एक स्टेट ने अपना अपना रीजनल प्लान बनाया था। हरियाणा ने बनाया अपना रीजनल प्लान, राजस्थान ने बनाया, यूपी ने बनाया रीजनल प्लान। रीजनल प्लान के तहत ये बनाया गया कि हाँ हम ये एरियाज़ हैं, ये वेटलैंड्स हैं, ये रिवर्स हैं, ये लेक्स हैं, ये फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, ये आएगा नेशनल कैपिटल, ये नेशनल कंजर्वेशन जोन के अंदर आएगा, और यहाँ पे हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, माइनिंग नहीं होगी, इस तरह से, या होगी तो रेगुलेटेड होगी। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों ने बोला था। लेकिन ये सीएजी की रिपोर्ट जब आई तब वो बता रहे हैं कि जो भी रीजन आपने रीजनल प्लान के तहत जो एरियाज आप लेके आए थे नेचुरल कंजर्वेशन जोन के अंदर, वो एरिया श्रिंक कर रही है। श्रिंक कर रही है मतलब कि गवर्नमेंट वहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो है वो रोक नहीं रही है या रेगुलेट नहीं कर रही है, वहाँ पे चीज़ें चली रही हैं, और वो जो कंजर्वेशन जोन है वो डिक्लाइन कर रहा है, श्रिंक हो रहा है। क्योंकि रिसेंटली पार्लियामेंट में सीएजी की रिपोर्ट आई थी,
वहाँ की ये फाइंडिंग्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि नेचुरल कंजर्वेशन जोन जो होती है वो इको सेंसिटिव एरियाज भी होती हैं। इको सेंसिटिव एरियाज जो हम पढ़ते हैं, इको सेंसिटिव एरियाज के अंदर हम 3 एरियाज के बारे में पढ़ते हैं। वहाँ पे नेशनल पार्क, सैंक्चुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, उसके बाद एक एरिया है, तो ये सारे इको सेंसिटिव एरियाज होते हैं। तो कुछ कुछ एरिया जो एनसीआर के अंदर में है उसे नेचुरल कंजर्वेशन जोन में के अंदर लिया गया था कि यहाँ को हम, इस एरिया को हम रेगुलेट करेंगे, यहाँ इसकी हम एक्सप्लॉइटेशन नहीं होने देंगे, इसको कंजर्व करेंगे हम, क्योंकि नेचुरल कंजर्वेशन एरियाज है। तो नेचुरल कंजर्वेशन एरियाज में क्या क्या आती हैं, ठीक है, यहाँ पे आपने देखना ये है, major natural features identified as environmental sensitive areas like that of extension of Aravalli Ridge and Rajasthan, Haryana and Delhi, forest areas, rivers and tributaries of major sanctuaries, major lakes and water bodies were demarcated as NCZ in the Regional Plan 2021. The Regional Plan which was identified in 2005 after a delay of 3.5 years had tentative boundaries. तो वो जो एरियाज बनाई गई थी प्लान के तहत, ये 2021 आ रहा है, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, कौन से एरियाज नेचुरल कंजर्वेशन जोन में एक्चुअली आएंगे। जो एरियाज को पहले भी रीजनल प्लान में डाला गया था वो एरियाज श्रिंक कर रही है। तो नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, उसे एक बोर्ड क्रिएट किया, एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया गया था उसके देखरेख के लिए, उसके रेगुलेशन के लिए। तो सीएजी रिपोर्ट ये कह रही है कि जो भी एरियाज आपने किए थे वहां पे श्रिंक देखने को मिल रहा है। और अरावली वाली जो एरिया है ये तो पिछले साल से बहुत ही न्यूज़ में है, सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर वर्डिक्ट्स भी आ चुकी है, 2019 से चल रही है कि अरावलीज प्रोटेक्ट नहीं की जा रही हैं। अरावली देखा जाए तो एक शील्ड है बहुत तरह की, और एनवायरनमेंट के लिए अरावलीज इज प्लेइंग अ वेरी वेरी वाइब्रेंट रोल एनवायरनमेंट के अंदर। उसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है दिल्ली को भी, और ज्योग्राफी से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारे इसके नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ हैं। तो ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ हैं, इसे कम करने के लिए, इसे रोकने के लिए अरावलीज को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट भी आई थी कि कहाँ पे माइनिंग होनी है, नहीं होनी है, किस तरह से कहाँ पे अलाउड है, नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो इस पीडीएफ में मैंने आपको ये उसकी पूरी डिटेल्स प्रोवाइड की हैं, तो पीडीएफ को ध्यान से पढ़िएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो बेसिक जो डेवलपमेंट्स है वो मैंने आपको बता दिया है। ये इको सेंसिटिव जोन्स क्या होते हैं, ठीक है, इसे कौन बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट, ठीक है, इसे रेगुलेट करने के लिए कौन सी एक्ट है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। यहां पे आप ध्यान से पढ़िएगा इसे। in case of places with sensitive corridors, connectivity and ecologically important patches crucial for landscape linkages, even area beyond 10 km width can also be included eco sensitive zone। ऐसा बोला गया है कि रूल में कि 10 किलोमीटर तक नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और सैंक्चुरी जो है उसके 10 किलोमीटर तक इको सेंसिटिव एरिया होगा, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में वो 10 किलोमीटर के बियॉन्ड भी जा सकता है। ठीक है, तो these statements are very important, read it very carefully। कौन सी एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड है इको सेंसिटिव एरियाज में, कौन से अलाउड है, ये आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। कौन से थ्रेट्स हैं, तो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड of these news which has been developed or which has been taken place in the past week। अब पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन से एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि स्टेट के एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि अलाइड सर्विसेज के एग्जामिनेशन हो या पीसीएस के एग्जामिनेशन हो, वहाँ पूछ लिया जाता है कि कौन हेड कर रहा है कौन से डिपार्टमेंट को, कौन से मिनिस्ट्रीज को, कौन है मिनिस्टर है, नहीं है। तो रिसेंटली एक ब्यूरोक्रेट, एक्स आईएएस ऑफिसर है पी राघवेंद्र राव, उन्हें स्टेट फाइनेंस डिपार्टमेंट या स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है उसका चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, और स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या होता है, नहीं होता है, कितने साल की चलती हैं,
नहीं चलती हैं। कौन से आर्टिकल के तहत आती है? आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994, क्योंकि आपको पता है स्टेट फाइनेंस कमीशन 1992 में 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ था, उसके बाद स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया गया था टू ब्रिज द फाइनेंशियल गैप, टू लिंक द स्टेट गवर्नमेंट विद द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड द अर्बन लोकल बॉडीज या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बीच में फाइनेंस को मैनेज करने के लिए या फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, तो उससे हेड कर रहे हैं, नए रिक्रूट हैं पी राघवेंद्र राव। 6th फाइनेंस कमीशन, ध्यान पर रखिएगा, विल हेड द 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन। 94 पे पंचायती राज एक्ट आया था हरियाणा के अंदर, उसके बाद 2020 में ये 6th फाइनेंस कमीशन है। 5 साल के लिए एक बार वो कमीशन बैठती है। तो नथिंग मच मोर इंपॉर्टेंट, ये इजी है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल। स्वच्छ अवार्ड फॉर हरियाणा। स्वच्छ भारत अभियान आपने सुना होगा। स्टेट के एग्जामिनेशन के लिए आप डेट्स भी पूछे जाते हैं, तो स्वच्छ भारत दिवस कब है, कब मनाया जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 3 अक्टूबर मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्या है, नहीं है। तो स्वच्छ भारत अवार्ड फॉर हरियाणा। अब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन अलग है, स्वच्छ भारत मिशन रूरल अलग है। तो ये जो अवार्ड हरियाणा को मिला है, ये ग्रामीण है, रूरल है, रूरल के लिए मिला है। अब क्यों मिला है? स्वच्छ भारत मिशन के अंदर रूरल में क्या है, ओपन डिफिकेशन फ्री मुहिम चलाया गया था। तो ओपन डिफिकेशन फ्री विलेजेस तो पहले हो गया था, वो चल रहा था, 2015 में स्टार्ट हुआ था। अब जो हरियाणा को अवार्ड मिला है, एक विलेज को मिला है अवार्ड, वो मिला है ओपन डिफिकेशन फ्री ODF प्लस। अब ये प्लस क्या है? पहले क्या था, खुले में शौच नहीं करना है, मतलब ओपन डिफिकेशन बंद करना है, वो ODF था। लेकिन ODF प्लस क्या है? वो जो वेस्ट को मैनेज करना, उसकी वेस्ट मैनेजमेंट, उसी वेस्ट को मैनेज करना। जैसे आप वो टॉयलेट्स बनाए गए हैं, टॉयलेट्स के जो वेस्ट हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, एक्सक्रीटास हो रहा है या कोई भी क्रिएट हो रहा है, उसकी मैनेजमेंट, उसकी कन्वर्जन कैसे हो रही है, दैट इज ODF प्लस। और हरियाणा के विलेजेस को ODF प्लस की ही अवार्ड मिली है। किसने दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन अवॉर्डेड हरियाणा अंडर गंदगी मुक्त भारत कैंपेन। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। आपको यह भी याद रखना है कि ODF क्या है और ODF प्लस और ODF प्लस प्लस जो 3rd फेज आने वाली है। फर्स्ट फेज में है ODF, जहां पे सिर्फ ओपन डेफिकेशन फ्री करना है, नॉट डेफिकेटिंग इन दी ओपन, वो ODF है। उसके प्लस जो वेस्ट क्रिएट हो रही है उसकी मैनेजमेंट। उसके बाद 2nd फेज में ये है। 3rd फेज फिर आने वाली है। अब 3rd फेज में जो आएगी, हम देखेंगे कि किस तरह से वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है या फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो रही है या क्या हो रही है, वो 3rd फेज होगा। तो उसे बोलेंगे हम ODF प्लस प्लस। ठीक है, ULBs में ये ऑलरेडी चल रही हैं। ठीक है, तो हरियाणा ऑल्सो सिक्योर्ड द 3rd पोजीशन इन स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय, मतलब टॉयलेट्स को मेंटेन करना। ठीक है, उसके लिए भी 3rd पोजीशन मिला गया। तो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। देखिएगा, फेज 2 ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ODF प्लस will reinforce ODF behaviors and focus on providing intervention for the safe management of solid and liquid waste in the village. This is very important. Safe management of solid and liquid waste in villages. This is called ODF plus, means this phase 2 of Swachh Bharat Mission rural. ठीक है, moving on towards the next article. Haryana rolls out witness प्रोटेक्शन स्कीम। अब ये विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। विद द गवर्नमेंट नोटिफाइंग द हरियाणा विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2020, an institutional mechanism has been put in place to protect the witness appearing in the different courts across the states. क्योंकि विटनेसेस होते हैं, विटनेसेस को डराया जाता है, धमकाया जाता है, कई केसेस में मर्डर्स भी हो जाती हैं, कई केसेस में थ्रेटनिंग भी होती है, फैमिलीज को दिक्कत होती है। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए बिल लाया गया है और उसके बहुत सारे प्रोविजंस बनाए गए। और उस प्रोविजंस को बनाने के लिए इंस्टीट्यूशंस भी क्रिएट किए गए, जैसे कि रिपोर्ट ऑफ थ्रेट एनालिसिस रिपोर्ट ऑफ द विटनेस विल बी प्रिपेयर्ड बाय द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेड्स
followed by the preparation of witness protection order by the competent authority headed by the district and session judge concerned. ठीक है, रिपोर्ट कौन बनाएगा? पुलिस। और उसे प्रोटेक्शन ऑर्डर कौन देगा? वो है कोर्ट, मतलब जज का काम है। उसके बाद विटनेस प्रोटेक्शन ऑर्डर विल बी इंप्लीमेंटेड बाय दी, अब कोर्ट जो ऑर्डर देगी कि किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, क्या करना है, नहीं करना है, उसे इंप्लीमेंट कौन करेगा? विटनेस प्रोटेक्शन सेल। विटनेस प्रोटेक्शन सेल वो इसे इंप्लीमेंट करेगा, और उसे हेड कौन करेगा? डीसीपीज एंड एसपीज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड द एडीजीपी एट द स्टेट हेडक्वार्टर्स, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है ये सारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब विटनेसेस को कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी कौन सी होगी? विल कवर विटनेस वेयर द थ्रेट एक्सटेंड टू देयर लाइफ एंड फैमिलीज। फिर सेकंड कैटेगरी में एक्सटेंड की उसकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ना हो उसके, ठीक है, या फिर उसकी रेपुटेशन को, उसकी प्रॉपर्टी की या उसकी फैमिली की प्रॉपर्टी को या रेपुटेशन को नुकसान ना हो। फिर लास्ट कैटेगरी थ्रेट टू एक्सटेंडेड टू देयर इंटिमिडेशन एंड हैरेसमेंट, ये बहुत ज़्यादा होता है, इंटिमेट करते हैं, इंटिमिडेशन होती है, हैरेसमेंट होती है, कोर्ट में जाने से पहले बहुत तरह के प्रेशराइज किया जाता है, तो ये बिल उसी के लिए लाया गया है। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। अब जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होगी, विटनेस को जब कोर्ट में बुलाया जाएगा उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी हैं, ये बिल के प्रोविजंस हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान से पीडीएफ को पढ़िएगा। दिस इंक्लूड्स द अक्यूज्ड एंड द विटनेस डोंट कम फेस टू फेस, जो विटनेस है और जो अक्यूज्ड है जिसके खिलाफ वो उसको बयान देना है या विटनेस है वो, उसको फेस टू फेस नहीं हो रहा है। क्या करना है? इंस्टॉलेशन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइसेस सच एज सीसीटीवी कैमरास, अलार्म्स एंड सिक्योरिटी डोर्स एट द होम ऑफ विटनेस। तो ये सारे प्रावधान किए गए हैं जब वो सारी प्रोसीडिंग्स चलेगी कोर्ट के अंदर, किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे उस बिल के प्रोविजंस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन अ नटशेल की अगर हम बात करें, इन अ नटशेल, तो ये सारी चीज़ें हैं ये पीडीएफ के अंदर प्रोवाइड की गई हैं, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इफ यू ट्राई टू सरमाइज द बिल, विटनेस प्रोटेक्शन बिल, इफ यू ट्राई टू सरमाइज दिस विटनेस प्रोटेक्शन बिल इन अ नटशेल, तो फिर ये इमेज आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल वी गॉट फ्रॉम द टुडे सेशन। होप कि आप लोगों को कुछ जानने को मिला है, सीखने को मिला है। एंड प्लीज़ डू नॉट वरी, हम जो कंटेंट यहाँ कवर कर रहे हैं इससे बाहर से आपको करंट अफेयर से कुछ नहीं पूछा जाएगा, और डिराइव फ्रॉम करंट अफेयर जो क्वेश्चन आएंगे वो भी इनसे ही आएंगे। हम जो भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं, एंड नो इररिलेवेंट कंटेंट ओवर हियर, वेरी सोफिस्टिकेटेड कंटेंट। ठीक है, तो फिर से मिलेंगे हम ऑन द फर्स्ट वीक ऑफ द अक्टूबर की जब कंटेंट आएगी, तो फिर फर्स्ट वीक ऑफ द अक्टूबर की फिर हम वीडियो लेके मिलेंगे। तो टिल देन हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।